हे दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 की वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवी और इस मूवी का नाम है इविल डेड राइज। तो चलो मूवी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है जंगलों से और वहाँ पर हम तीन दोस्त को देखते हैं जिसका नाम जेसिका, कैलेब और टेरेसा। इनको हम टाउन से दूर जंगलों में मस्ती करते हुए देखते हैं और ये तीनों तालाब के किनारे मस्ती करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि कैलेब और टेरेसा ही दोनों मस्ती करते हैं और जेसिका इनके साथ नहीं थी। और ये इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ जेसिका की तबीयत खराब होती है और फिर वो जेसिका से मिलने जाती है, लेकिन वो उससे ज्यादा कुछ नहीं कहती। अब ये दोनों यहाँ पर मस्ती करते हैं और टेरेसा बुक पढ़ने लगती है, लेकिन जेसिका तो बिना बुक को देखे ही पूरी अजीबोगरीब आवाज में बुक को पढ़ लेती है और ये सीन देखकर टेरेसा बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। अब यहाँ जेसिका को अचानक से वॉमिट होती है और फिर उसकी आंखों का रंग भी बदल जाता है। अब टेरेसा जैसे ही जेसिका को चेक करने के लिए जाती है तो जेसिका टेरेसा के बाल को नोच लेती है और टेरेसा भागते हुए कैलेब के पास जाती है तो वो वहाँ खुद को मारते हुए पानी में चली जाती है। और अब कैलेब जेसिका को बचाने के लिए पानी में कूदता है, लेकिन पानी के अंदर जेसिका कैलेब का सिर उसकी बॉडी से ही अलग कर देती है और फिर उसको ऊपर फेंक देती है और फिर वो खुद भी पानी के ऊपर आ जाती है। अब हम एक दिन पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर हम एक लेडी एली को देखते हैं जो अपने 3 बच्चों के साथ में रहती है और उसका बेटा डैनी और उसकी बहन ब्रिजेट और उसकी छोटी बेटी कैसी है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि एली अपने हस्बैंड से कुछ टाइम से दूर रह रही है क्योंकि उनकी आपस में नहीं बनती थी। और अब यहाँ उससे मिलने उसकी सिस्टर बेथ आती है और यहाँ पर तो बेथ खुद भी बहुत ही ज्यादा परेशान थी। और तो और वो एक सिंगर है और अपना कॉन्सर्ट छोड़ करके आई थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है और वो अपनी प्रेगनेंसी की बात किसी को भी नहीं बताना चाहती थी। और फिर यहाँ जब बेथ को एली और उसके हस्बैंड के बारे में पता चलता है तो बेथ कहती है कि तुम्हें इस बारे में मुझे भी बताना चाहिए था, लेकिन एली कहती है कि मैंने तुम्हें कॉल किए थे। और फिर बेथ कहती है कि सॉरी मैं देख नहीं पाई थी। और फिर ये तीनों बच्चे जब बेथ के लिए पिज्जा लेने के लिए गए थे तो अचानक से वहाँ पर भूकंप आ जाता है और यहाँ पर इनकी बिल्डिंग भी गिरने के कगार पर आ गई थी और वैसे भी ये लोग कहीं और शिफ्ट करने ही वाले थे। इधर एली के बच्चे कार पार्किंग एरिया के तरफ ही डर के बैठ जाते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद सब कुछ रुक जाता है और यहाँ डैनी देखता है कि भूकंप आने की वजह से कार पार्किंग के अंदर एक हॉल बन गया है और उसके अंदर भी जाया जा सकता है। और फिर डैनी नीचे चला जाता है और उसे वहाँ पर बहुत सारी फाइल्स भी मिलती है और फिर अचानक से एक किताब मिलती है और उसके साथ एक रिकॉर्डर भी मिलते हैं। और ये रिकॉर्डर वो रिकॉर्डर है जिसे रिकॉर्डर में प्ले भी किया जा सकता है और ये तो बिल्कुल पुरानी सीडी की तरह दिखती है। और फिर उसे यहाँ पर फोटो भी दिखता है जिसमें हम 3 फादर को देखते हैं और वहाँ पर बहुत सारे क्रॉस भी थे। और फिर वो रिकॉर्ड और बुक को अपने साथ ले जाता है और ब्रिजेट उसे ऐसा करने से मना कर रही थी लेकिन वो नहीं मानता। और फिर घर पर आकर के डैनी उस किताब को खोलने की कोशिश करता है जिसमें बहुत ही अजीब से दांत थे और इन्हीं दांतों से डैनी को एक कट लग जाता है और उसका खून किताब पर गिर जाता है। और फिर वो किताब उसे तुरंत ही सोख लेती है और फिर ये किताब ऑटोमेटिक ही खुल जाती है और उसके अंदर तो बहुत ही डेंजरस पिक्चर्स भी बने हुए थे जो बहुत ही ज्यादा डरावने थे। ब्रिजेट अभी भी ऐसा करने से उसे मना कर रही थी लेकिन डैनी उसकी एक भी बात नहीं मानता। डैनी रिकॉर्ड को अपने रिकॉर्डर प्ले में चलाता है और उस रिकॉर्ड को सुनकर ऐसा लग रहा था कि ये बुक ऑफ द डेड है और इस किताब की इंक ब्लड से की गई है और इस किताब को प्रीस्ट वगैरह भी रिसर्च कर रहे थे और इसके लिए उन्हें चर्च से निकाल भी दिया गया। प्रीस्ट इस रिकॉर्ड को कह रहे थे कि किताब में जो रिचुअल है वो इस दुनिया में है ही नहीं। और फिर रिकॉर्डर अपने आप ही प्ले हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि किताब के पन्ने भी अपने आप ही पलटने लग गए थे और इसकी वजह से एक भयानक सी आत्मा आज़ाद हो जाती है। लेकिन उस आत्मा को यहाँ पर दिखाया नहीं जाता, लेकिन ऐसा ही किया गया है। और फिर एली लिफ्ट से नीचे जा रही थी और वो आत्मा उस पर हावी हो जाती है। ये भयानक आत्मा उसके हाथ और पैर को तोड़ देती है और उसको बहुत ही बुरी तरह से मारती है। और फिर यहाँ इस फ्लोर की लाइट भी चली जाती है और डैनी ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाता है। और इधर किताब के पन्ने भी ऑटोमेटिक पलटते जा रहे थे। अब लाइट जाने से बेथ और कैसी भी डर जाती है और फिर ब्रिजेट ये नोटिस करती है कि सिर्फ उनके यहाँ की ही लाइट गई है, यानी कि अब जो भी कुछ गलत होने वाला था
वो सिर्फ इन्हीं के साथ होने वाला था। अब एली ऊपर आती है जो बिल्कुल अजीबो तरीके हरकतें करती है। अब एली किचन में जाती है और जब इसके पास बेथ और बच्चे आते हैं तो वो बहुत ही अजीब तरह से बात करती है और कहती है मैं तुम सबको ख़त्म कर दूंगी, और बहुत ही डरावनी हंसी हंसती है। और फिर उन्हें डराने के बाद एली थोड़ा होश में आती है और फिर एक ही बात कहती है कि वो मेरे अंदर है, वो मेरे अंदर है, मेरे बच्चों को वो नुकसान पहुंचाएंगे, उसे मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने मत देना। और फिर यहाँ एली वॉमिट करती है और फिर डैनी और बेथ एली को हॉस्पिटल ले जाने का सोचते हैं, लेकिन वो लिफ्ट में ले जाने से बहुत डरते हैं और सीढ़ियाँ भी बिल्कुल टूट गई थी जो शायद भूकंप की वजह से हुआ था। और फिर वो एली को रूम में लेटा देते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो मर गई है। और फिर इनके पास इनके दो पड़ोसी आते हैं जिनमें से एक का नाम गेब था और एक तो बूढ़ा इंसान था, मिस्टर फोंडा। गेब एली की आंखों को बंद करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो अपने आप ही खुल रही थी। और फिर गेब सबके साथ मिलके प्रे करता है और फिर वो मिस्टर फोंडा के साथ बिल्डिंग से बाहर निकलने का प्लान करता है। तभी उसके फोन से एली की आवाज आती है जो उससे मदद मांग रही थी। और फिर इधर एली की बॉडी जिंदा हो जाती है, लेकिन यहाँ पता चलता है कि एली तो अब पूरी तरह से उस आत्मा के कब्जे में थी। बेथ अब देखती है कि एली का शरीर पूरी तरह से गर्म था और फिर वो उनके बच्चों की वजह से एली को बाथ टब में डाल देती है, लेकिन एली अचानक से छत पर उल्टा लटकने लगती है और फिर वो इन सब के ऊपर अटैक कर देती है। एली के चिल्लाने से आसपास के कांच भी टूट जाते हैं और अब एली टैटू नीडल को भी ऑन कर देती है और अपने खून को एज ए इंक यूज करती है और फिर ब्रिजेट के ऊपर चला देती है। वो किसी भी तरह से इसे खत्म ही करने वाली थी कि तभी डैनी उसके पास आकर के उसे उससे दूर कर देता है क्योंकि वो जानता था कि वो एक बुरी आत्मा है। और तभी यहाँ पर इस मूवी का फेमस सीन आता है और फिर यहाँ पर इनकी हाथापाई में एकदम से एली बाहर हो जाती है और फिर ये लोग दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और बाहर गेब और मिस्टर फोंडा जो इमरजेंसी एग्जिट को खोलने की कोशिश कर रहे थे, तो एली यहाँ पर गेब को मार देती है और फिर मिस्टर फोंडा को भी मार देती है। और फिर वो केसी से प्यार से बात करती है ताकि वो दरवाज़ा खोल दे और फिर केसी के पास इधर कोई भी नहीं था, इसीलिए वो मासूम बच्ची दरवाज़ा अनलॉक कर देती है और फिर एली केसी का गला पकड़ लेती है। तभी यहाँ पर डैनी आकर के केसी को छुड़ा लेता है और दरवाजे को फिर से बंद कर देता है। इधर दूसरी तरफ ब्रिजेट को जो कट लगा हुआ था अब वो उससे इन्फेक्टेड होने लगी थी और उसके पास अब ब्लैक लिक्विड भी निकलने लगा था और फिर अब वो उसके कब्जे में भी आ जाती है और फिर वो अचानक से कांच को खाने लगती है। और जब बेथ उसे किचन में देखने आती है तो उसे समझ में आ गया था कि वो भी उसके कब्जे में थी क्योंकि एली ने उसके फेस को कांच से उसके खून से टैटू बना दिया था। अब यहाँ पर ब्रिजेट बेथ के पैर की खाल को निकाल लेती है जो बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाला सीन था। अब यहाँ से बेथ किसी भी तरह से उसके पास से भाग जाती है और फिर ब्रिजेट अब केसी और डैनी पर हमला करने जाती है, लेकिन केसी की बनाई हुई डॉल उसकी लकड़ी ब्रिजेट के सिर के आर पार हो जाती है जिससे वो फिर से नीचे गिर जाती है और केसी की बात सच हो जाती है कि उसकी डॉल ही उसको बचाएगी। अब केसी, बेथ और डैनी ये शौक है कि आखिर ये सब कुछ इनके साथ हो क्या रहा है और उनको तो ये एक नाइटमेयर लग रहा था। और फिर डैनी ब्रिजेट को एक बेल्ट से बांध देता है और फिर डैनी उसको एक पार्किंग हॉल में मिली किताब के बारे में बताता है, यानी कि बुक ऑफ द डेड के बारे में बताता है। अब डैनी कहता है कि उसने सिर्फ 2 ही रिकॉर्डर सुने थे और दूसरे के अंदर ही जादू थी और फिर ये सब कुछ हुआ और तीसरा सुनना अभी बाकी है, लेकिन लाइट नहीं थी और रिकॉर्डर प्लेयर भी खराब हो गया था। लेकिन बेथ को फिक्स करना ये आता था क्योंकि वो एक सिंगर थी और उसे इस चीज का बहुत ही ज्यादा शौक था और वो ये सब कुछ करती रहती थी। वो रिकॉर्ड को ठीक करके थर्ड रिकॉर्ड को सुनना शुरू कर देती है और वो भी हेडफोन के साथ, ताकि कोई और इसे ना सुन पाए और अगर उसके बाद कुछ तकलीफ भी हो तो वो सिर्फ उसके साथ ही हो। और फिर इधर ब्रिजेट खड़ी होती है और एली भी अपार्टमेंट के अंदर आने लगती है। ये डेमन तो बहुत ही ज्यादा शैतान और स्मार्ट था। बेथ को पूरे केस का पता चलता है और यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी और किताब के असली पन्ने और यहाँ पर पता चलता है कि ये किताब एक प्रीस्ट या फादर को मिली थी और वो इसको ट्रांसलेट करना चाहते थे, लेकिन उनको इस चीज के लिए चर्च ने मना कर दिया था क्योंकि वो ये एक बहुत ही डेमोनिक किताब थी। ये किताब इंसानी चमड़े से बनी हुई थी और इसके अंदर लिखा हुआ हर एक शब्द इंसान के खून से लिखा हुआ था। इसके अंदर भयानक से भयानक डेमन को बुलाने के जादू लिखे हुए थे और भी बहुत सारी विधि लिखी हुई थी और ऐसी चीजों को प्रीस्ट जो थे वो नॉर्मल लोगों के लिए समझना चाहते थे, लेकिन फादर बताते हैं कि ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और चर्च बिल्कुल सही था। ये एंटिटी या फिर एक बहुत ही पावरफुल आत्मा है जिसे
जिससे ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसको बस बांध सकते हैं या फिर उससे दूर जा सकते हैं। और यही रीज़न था कि फादर के खुद के मेंबर तक की जान चली गई थी और उन्होंने फिर कैसे भी करके इसको सीक्रेट वॉल्ट के अंदर कैद करके गॉड की सुरक्षा में रखा हुआ था ताकि ये बाहर ना आ पाए। लेकिन डैनी की वजह से अब ये बाहर आ चुके थे। इधर रिकॉर्ड सुनते सुनते दो चीज़ें होती है। एक तरफ तो ब्रिजेट किचन के अंदर से अपने ही भाई डैनी को चाकू मार देती है और फिर डैनी भी उसे आग से जला देता है जिससे वो नीचे गिर जाती है। तभी एली भी डब के रास्ते से उसी रिकॉर्डर वाले रूम में आ जाती है और बेथ उससे लड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो नाकामयाब हो जाती है और एली उस रिकॉर्डर को खुद के जरिए सुनाती है और कहती है कि मुझे यानी कि उसके अंदर जो आत्मा है अब उसे हराया नहीं जा सकता और अब कैसी और बेथ ही बचे हुए थे। और फिर डैनी जख्मी हालत में बाहर आता है और मारा जाता है और कैसी तो इधर छुप जाती है। लेकिन एली बेथ को जब मारने आती है तो डीमन को एहसास हो जाता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पास यानी कि दो आत्मा है और वो इसीलिए बहुत ही खुश था। और कैसी को जब एहसास होता है कि उसकी मौसी माँ बनने वाली है और फिर वो उसे एक सीजर पकड़ा देती है जिससे वो एली के मुंह में घुसा सके और फिर कुछ टाइम के लिए एली वहीं पर रुक जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस डीमन को मजे लेने का बहुत ही ज्यादा शौक था, यानी कि जो जितना ज्यादा डरता था उसके लिए वो आत्मा उतनी ही ज्यादा प्यारी होती थी। और अब कैसी और बेथ दोनों हाल में आते हैं जहाँ पर मिस्टर फोंडा की गन से बेथ एग्जिट को तोड़ने वाली थी लेकिन तभी एली आती है और इसीलिए बेथ एली के पैर पर गोली मार देती है और इस वजह से उसका एक पैर खत्म हो जाता है और तो और साथ ही उसका हाथ भी अब काम करना बंद कर देता है। और फिर एली यहाँ पर कैसी को फंसाने के लिए बहुत ही अच्छी और मीठी मीठी बातें करती है लेकिन कैसी इस बार उसकी बातों में नहीं आती और कहती है कि सॉरी तुम मेरी मॉम नहीं हो। और अब धीरे धीरे करके सारे विक्टिम डेड राइस में कन्वर्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि शाम तक कोई भी नहीं बचेगा। और फिर कैसी और बेथ के पास लिफ्ट से भागने के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं होता। लेकिन अब जो लिफ्ट होती है वो बंद भी नहीं हो रही थी क्योंकि वहां पर चाबी रखी हुई थी और साथ ही कार की चाबी भी वहीं थी क्योंकि जब एली पोजेस हुई थी तब उसके हाथ में चाबी थी। और कैसी यहाँ पर बहुत ही स्मार्ट तरीके से चाबी को अपने पास रख लेती है जिससे फिर लिफ्ट बंद हो जाती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि एली के जिस्म के अंदर पोजेस हुए डैनी और ब्रिजेट खुद को जोड़ लेते हैं जिससे फिर लिफ्ट में बहुत ही खून भरने लगता है जो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सीन था। जैसे जैसे लिफ्ट नीचे जा रही थी वैसे वैसे खून भी बढ़ता जा रहा था और बुक ऑफ द डेड खुद ही पलट के एक पेज पर आ जाती है जहाँ पर बहुत ही सारे हाथ पैर और मुंह वाला एक क्रिएचर होता है और इस क्रिएचर के अंदर एली बदल जाती है और अब लिफ्ट किसी तरह से नीचे आती है और ओवरलोड होने की वजह से खुलने लगती है जिससे बहुत सारा ब्लड बाहर आता है और वो द शाइनिंग मूवी की याद भी दिलाता है। और फिर ये दोनों खून से लथपथ बाहर आते हैं और फिर कार लेकर भागने लगते हैं लेकिन कार तो क्रैक के अंदर फंस जाती है और तभी एल डीमन वहां पर आ चुकी थी और वहां पर बहुत ही ज्यादा फॉग भी था जो इसी की एक पावर थी। और फिर डीमन कैसी को पकड़ लेता है और वो उसको मारने ही वाला होता है कि तभी बेथ आकर के उसको बचा लेती है और फिर तभी एली उसको ग्राइंडिंग मशीन में खत्म करने वाली थी लेकिन कैसी मशीन को रोक देती है और फिर बेथ सो को इस डीमन की तरफ कर देती है और कैसी को मशीन ऑन करने का कहती है जिससे कि ये डीमन सहित एली ब्रिजेट और डैनी तीनों खत्म हो जाते हैं और फिर ये अपने ही हाथों से अपनी फैमिली को खत्म कर देती है और फिर ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। लेकिन ये डीमन तो खत्म नहीं हुआ था और फिर अब अगले दिन का सीन देखते हैं जहां पर हम जेसिका को देखते हैं और वो इसी बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर रह रही थी जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था लेकिन उसने किसी की भी आवाज नहीं सुनी थी। हो सकता है कि शायद ये डीमन की शक्ति की वजह से हो। और अब पार्किंग में आकर के वो टेरेसा को 15 मिनट में पिक करने को बोलती है और तभी जेसिका नोटिस करती है कि वहां पर तो खून ही खून है और फिर वो डर के कारण पुलिस को कॉल करने ही वाली थी लेकिन तभी वो डीमन आकर के जेसिका को पोजेस कर लेती है क्योंकि वहां पर सिर्फ उसका शरीर खत्म हुआ था, वो आत्मा तो बची हुई थी और वो डीमन तो अब आज़ादी थी इसीलिए वो जेसिका के अंदर थी। और अब आपको शुरुआत का सीन समझ में आ गया होगा कि आखिर जेसिका ऐसी हरकत क्यों कर रही थी और यही इविल डेड राइज की शुरुआत थी। और फिर इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी का अगला पार्ट भी जरूर आएगा क्योंकि जिस तरह से इस मूवी की एंडिंग हुई है और जिस तरह से ये मूवी कमा रही है उस हिसाब से तो पार्ट 2 जरूर लेकर के आएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेन कमेंट में जरूर बताना और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।